हेलो तो दोस्तों, आज हो गया 16 अक्टूबर 2025 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उन सभी को प्रॉपर डिटेल में हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि लास्ट के 2 दिन तक हम कुछ वीडियो लेकर के नहीं आ पाए थे, तो 2 दिन के इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, तो ये थोड़ा लंबा रहेगा। इसे लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2025 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार जो है संजय लीला बंसाली को दिया गया है। बट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा 2024 के लिए दिया गया है प्रसून जोशी को। तो इसके इनके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजित एक भव्य समारोह में गीतकार प्रसून जोशी को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन और गीत लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें अन्य विजेताओं की बात करते हैं तो ऋषिकेश मुखर्जी, नसीरुद्दीन शाह, गुलजार, बी आर चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, श्याम बेनेगल और यश चोपड़ा आदि लोगों को ये मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए किसके नाम की घोषणा की गई है? तो 2025 के लिए 3 लोगों को ये दिया जा रहा है। इसके बारे में देखते हैं तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 का स्वेरिंग रिक्सबैंक पुरस्कार यानी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया है। इस वर्ष ये पुरस्कार जोएल मेकियर, फिलिप अध्ययन और पीटर हॉविट को नवाचार, संचालन, आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए दिया गया है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो अब तक ये 99 लोगों को दिया जा चुका है और इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई थी। वहीं अगर बात करें आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार 1969 से अभी तक 56 बार दिया जा चुका है। आर्थिक विज्ञान में ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति की अगर देखते हैं तो एस्टर डुफ्लो थी, जिनकी आयु 46 वर्ष थी। वहीं अगर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं तो 90 वर्ष की आयु के लियोनिद हर्विक्स इनका नाम है। पिछले साल की अगर बात करें तो ये 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन का नाम शामिल है। अब तक अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में केवल 3 महिलाओं के नाम शामिल हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तकनीकी रूप से नोबेल पुरस्कार नहीं है, लेकिन इसमें अन्य पुरस्कारों के साथ 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने लाइव ट्रैफिक सिग्नल टाइमर और एनएआई सेविंग फीचर लॉन्च किया है? तो ये किया है मेपल ने। मेपल एक भारत बोल सकते हैं स्टार्टअप है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत की घरेलू नेविगेशन प्लेटफॉर्म मेपल मैप माई इंडिया ने देश में पहली बार कई स्मार्ट मोबिलिटी फीचर लॉन्च किए हैं। इसमें एआई संचालित लाइव ट्रैफिक सिग्नल टाइमर, एनएआई, वार्षिक टोल पास बचत फीचर और टोल रोड डिस्टेंस ट्रैकर जैसे फीचर शामिल हैं। अब देखते हैं लाइव ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। तो मेपल ने बेंगलुरु पुलिस और आर्केडाइज के साथ में मिलकर ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत 125 ऐसे सिग्नल जोड़े गए हैं एप्लीकेशन में, जिसमें ड्राइवर को 500 मीटर दूर से पता चल जाएगा कि सिग्नल पर कौन सी लाइट जल रही है, ग्रीन, येलो या रेड। तो उससे ड्राइविंग कंट्रोल करना इजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत किस पायदान पर रहा है? तो भारत 2025 में 5 पायदान फिसल करके 85वें नंबर पे गया है, जो कि 2024 में 80वें स्थान पे था। देखते हैं इसके बारे में। तो पिछले साल यानी 2024 में 80वें स्थान पर रहने वाला भारत 2025 में 85वें पायदान पर फिसल गया है। अब भारतीय पासपोर्ट धारक 59 देशों की बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। देखते हैं अन्य देशों के बारे में। तो टॉप पे रहा है इसमें सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया है, जिसके नागरिक 195 देशों की फ्री यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें दक्षिण कोरिया 190 और जापान 189 देशों के साथ में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। सूची में एक समय दुनिया का सबसे ताकतवर पासवर्ड रखने वाला अमेरिका अब फिसलकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका के पासवर्ड से अब केवल 180 देशों में बिना वीजा यात्रा की जा सकती है। अब पासवर्ड रैंकिंग को क्यों हम माना जाता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पासवर्ड रैंक दिखाती है कि किसी देश के नागरिक दुनिया में कितनी स्वतंत्रता से यात्रा कर सकते हैं।
जितना ताकतवर पासवर्ड उतने ज्यादा देश बिना फ्री वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यह किसी देश की छवि, कूटनीतिक और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में जापान ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है जोशना चिनप्पा। 13 अक्टूबर को इन्होंने ये खिताब जीता है। भारत की चोटी की स्क्वाड खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने 13 अक्टूबर को योकोहामा में जापान ओपन का फाइनल अपने नाम किया है। विश्व की पूर्व नंबर 10 भारतीय महिला खिलाड़ी ने 15,000 अमेरिकी डॉलर इनामी चैलेंज प्रतियोगिता में तीसरी वरीयता प्राप्त मिस्र की खिलाड़ी को 38 मिनट में 11-5, 11-9, 6-11 और 11-8 से हराया है। इससे पहले विश्व रैंकिंग में 117वें स्थान पर काबिज चिनप्पा ने सेमीफाइनल में मिस्र की चौथी वरीयता प्राप्त राणा इस्माइल को 11-7, 11-1 और 11-5 से हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बेसिन में कितनी क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये इसकी क्षमता है 65 गीगावाट। और इसकी लागत की बात करते हैं तो 6.42 लाख करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है इसमें। भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र बेसिन से 65 गीगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता दोहन के लिए 6.42 लाख करोड़ रुपए की मेगा योजना को पेश किया है। वर्ष 2035 तक ब्रह्मपुत्र के 12 उपबेसिनों से बिजली निकाली के लिए लगभग 10,000 सर्किट किलोमीटर पारेसर लाइन, 30 गीगावाट एम्पियर परिवर्तन क्षमता और 12 गीगावाट एचवीडीएस प्रणाली को जरूरत होगी। 2035 के बाद अतिरिक्त 21,475 सीकेएम पारेसर लाइन, जिसमें 15,000 सीकेएम एचवीडीसी कॉरिडोर शामिल है और 68,175 मेगावाट एम्पियर की क्षमता जोड़ने की योजना है। इस योजना में 11,130 मेगावाट क्षमता वाले पंप भंडारण संयंत्रों को अंतरराज्यीय और राज्य पारेसर प्रणाली से जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8,000 मीटर ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो इनका नाम है भरत थम्मीनेनी। आंध्र प्रदेश जिले से के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पर्वतारोही भरत थम्मीनेनी ने ये उपलब्धि हासिल की है। भरत 14 अक्टूबर को छठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट ओयू एक 8,188 मीटर पर चढ़ाई करने के साथ दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में 9 पर फतह करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बची हुई 5 चोटियां, जिसमें केटू, नंगा पर्वत, ग्लेशियर ब्रूस 1 और 2 तथा ब्रॉड पीक पाकिस्तान में शामिल है। ब्रॉड पीक जो है इस पे अभी पॉसिबल नहीं है चढ़ाई करना, क्योंकि ये भारतीय पर्वतारोहियों के लिए बैन है अभी। अब इससे पहले देखते हैं इन्होंने किन किन पर्वतों पर चढ़ाई की है। तो मई 2017 में माउंट एवरेस्ट, सितंबर 2018 में माउंट मनासलू, मई 2019 में माउंट लाओत्से, मार्च 2022 में माउंट अन्नपूर्णा, अप्रैल 2022 में माउंट कंचनजंगा, मई 2023 में माउंट मकालू, अक्टूबर 2024 में माउंट शिशपंगमा, अप्रैल 2025 में धौलागिरी पर इन्होंने चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 14 अक्टूबर को। इसके बारे में देख लेते हैं। यह दिन दुनिया भर के उन हजारों वैज्ञानिकों के प्रयासों का सम्मान करता है जो स्वैच्छिक तकनीक समझौते के विकास में सहयोग करते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अब देखते हैं विश्व मानक दिवस 2025 का विषय। तो बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य 17 पर प्रकाशन, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, ये इस वर्ष का विषय रहा है या थीम रही है। यह विषय इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक किस तरह से वैश्विक सहयोग की नींव रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया गया है 30 नवंबर तक के लिए। जो अभी वर्तमान जो आयोग है उसका कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है, इसे बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया है। इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। इस आयोग को 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करना थी। आयोग मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण पर सिफारिश करेगा। आयोग के सदस्यों की अगर बात करते हैं तो 4 सदस्य इसमें शामिल है।
जिसमें सचिव ऋत्विक पांडे, 2 संयुक्त सचिव और 1 आर्थिक सलाहकार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 14 अक्टूबर को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर में बढ़ोतरी की है। आईएमएफ ने भारत की विकास दर को 6.4 से बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। हालांकि मुद्रा कोष ने अपनी ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में 2026-27 के लिए वृद्धि दर का अनुमान 0.2% घटाकर 6.2% कर दिया है। वहीं वैश्विक वृद्धि की अगर बात करें तो 2024 में 3.3% से घटाकर 2025 में 3.2% और 2026 के लिए 3.1% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, यूएन की मानवाधिकार परिषद के लिए किस देश को लगा 7 बार निर्विरोध चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 से 28 के लिए भारत को मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना है। 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का चुनाव निर्विरोध हुआ है। इस तरह भारत अब तक निकाय में 7वीं बार चुना गया है। अब मानवाधिकार परिषद क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख शाखा है या संस्था है, जिसमें 47 सदस्य देश शामिल है। इसका गठन 2006 में यूएन महासभा द्वारा किया गया था। इसी वर्ष भारत पहली बार इसका सदस्य भी बना था, 2006 में। परिषद का मुख्य कार्य दुनिया भर के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सदस्य देशों में उनकी स्थिति की समीक्षा करना और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा मंच प्रदान करना। हाल ही में यादों का सिलसिला नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है मध्य प्रदेश की पूर्व डीजीपी एनके त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुलिस ऑफिसर्स मेस भोपाल में 13 अक्टूबर को पूर्व डीजीपी एनके त्रिपाठी की पुस्तक यादों का सिलसिला का विमोचन किया गया है। यादों का सिलसिला किताब की लेखनी सटीक, जीवंत, सहज और आत्मीय है। इसमें कई संस्मरण संवेदनाएं भी शामिल। कार्यकाल की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने की है। विशिष्ट अतिथि मनोज श्रीवास्तव इसमें शामिल रहे हैं। अब देखते हैं अगला, किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के लिए इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है? तो ये की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जो 6 से 9 महीने का एक इंटर्नशिप कोर्स होगा, जिसमें स्टाइपेंड के लिए 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता छात्रों के लिए 6 से 9 महीने की इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत चुने गए उम्मीदवारों को मंत्रालय के मीडिया और सोशल मीडिया के कामों में जुड़ने का मौका मिलेगा। इंटर्न्स को हर महीने 15,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। यह इंटर्नशिप जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग के तहत चलाई गई है। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद छात्र को सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप भी मिलेगा। हाल ही में किस देश के स्कूल में पहली बार हिंदी में औपचारिक पढ़ाई शुरू हुई है? तो ये हुई है चीन में। चीन के स्कूल स्तर पर पहली बार हिंदी की औपचारिक पढ़ाई शुरू हुई है। इस पहल के शुरू होने पर चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने संघाई में ब्रिटानिया इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका भव्या मेहता को सम्मानित किया है। भव्या मेहता कीर्ति चक्र विजेता ब्रिगेडियर रवि दत्त की बेटी है। यह पहल विश्वविद्यालय कार्यक्रमों से परे हिंदी की पहुंच पर विस्तार करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यही फिनिश होता है। कल फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो डेली के आपको वीडियो यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आने वाले अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही।